गुड आफ्टरनून बच्चों। इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट देखा। आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब से भी भेजा था और मैंने अपनी वीडियो भी बना के आपको भेजा, जिसमें सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने भेजा था। उस पर कुछ जो है दिक्कत ये थी कि आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा था, बोर्ड नहीं था, फ्लैक्स लगाया हुआ था, फ्लैक्स पे शायद राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी। और बाकी फिर वीडियो हमने आपको बहुत सारी जो है आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की और लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंटेंट हमने दिया था और न्यूमेरिकल्स भी दिए थे। इवन एनसीईआरटी के शॉर्ट न्यूमेरिकल भी भेजा था। लेकिन आज फिर से हम लोग एक तरह से पूरी तरह से सॉल्यूशन चैप्टर को क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हमने देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को देख लिया था। अब हम लोग को आज देखना है कि सॉल्बिलिटी क्या है। सॉल्बिलिटी क्या है तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर। लेकिन जो फिक्स टेम्परेचर है या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जनरली हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट का अमाउंट लेते हैं 1000 ml लेते हैं या 100 ml भी ले सकते हैं, कुछ बुक 100 ml भी करते हैं। तो एक तरह से फिर से हम आपको अगर डिफाइन करें आपके लिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द सॉल्बिलिटी। अब यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है। सॉल्बिलिटी भी दो तरह की, यहाँ पे अगर सॉलिड डिज़ॉल्व है लिक्विड के अंदर तो उसकी सॉल्बिलिटी, और गैस डिज़ॉल्व है लिक्विड में तो उसकी सॉल्बिलिटी। पहले हम देखते हैं व्हेन द सॉलिड इज़ डिज़ॉल्व इन ए लिक्विड, द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्बिलिटी इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे? As we know that like dissolve like means polar compound is always soluble into the polar solvent, and non-polar compound is soluble into the non-polar, vice versa आप कह सकते हैं। For example, NaCl is a polar and it is soluble into the water, water is a polar, means like dissolve like, but NaCl, that is common salt, it is insoluble in petrol, diesel, kerosene etc., that is a non-polar। यानी नमक तो पानी में घुल जा रहा है और नमक पेट्रोल डीजल में नहीं घुल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं। नमक पोलर है तो पेट्रोल डीजल नॉन पोलर है। और हम लोग क्या जानते हैं? लाइक डिज़ॉल्व लाइक। पहले इस पर कमेंट करने के लिए भी आता था क्वेश्चन कि कमेंट करिए वाई द कमेंट ऑन दिस सेंटेंस लाइक डिज़ॉल्व लाइक पे। उसी तरह फिर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर से कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। तो डिसोल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, मीन्स ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन हीट इज इवॉल्व, एंड द सेकेंड इज इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, इन विच व्हेन ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन सम हीट इज रिक्वायर्ड। और हम लोग पढ़े भी हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर वो इंडोथर्मिक है और हम हीट कर रहे हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है और उसको हीट कर रहे हैं, पहले से हीट निकल रहा है, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, उसको हीट करेंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी घटेगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट है, इंडोथर्मिक है, हीट किए जा रहे हैं तो सॉल्बिलिटी डिप्रेस, इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है तो सॉल्बिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। नमक है, पानी है, उसको हीट कर रहे हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वाइट वॉश कराते हैं तो उसके समय हम लोग जो है चूना को डिजॉल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है, हीट इवॉल्व होती है, उसको और गर्म करेंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी घट जाएगी। ये तो हुआ दो बातें कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ पे इस कंटेंट को नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं कि दूसरा सोल्यूशन पढ़ें, व्हेन द गैस इज डिजॉल्व इन द लिक्विड।
इसमें दो मेन फैक्टर्स होंगे, दो मेन फैक्टर्स काम करेंगे। पहला प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, सभी लोग जानते हैं। टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस। इसका फैक्टर, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे भी हम लोग, अभी 2 मिनट बाद। सेकंड है प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ओवर द गैस, solubility can be increased into the solution, and this is called the Henry law. इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, व्हाट इज द हेनरी लॉ? इन हेनरी लॉ, सी बस Henry law, here it is Henry law is Henry law. Henry law can be explained as partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the amount of gas dissolved in it. यानी P is directly proportional to the mole fraction of the gas. P is directly proportional to the mole fraction. यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तब एक कांस्टेंट नया जुड़ जाएगा, दैट इज़ अ के एच, एंड दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज हेनरी लॉ, हेनरी कांस्टेंट। इसी को हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। यानी हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, एक तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम अब पहले से भी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट बातें ये देखनी है कि के एच क्या है। तो के एच तो हेनरी कांस्टेंट है, और हेनरी कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है। पहली बात, नंबर 1, हेनरी लॉ के बारे में पहली बात, द वैल्यू ऑफ के एच फॉर अ पर्टिकुलर गैस इज फिक्स्ड। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, सभी की के एच की वैल्यू फिक्स्ड होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मीन्स द वैल्यू ऑफ के एच इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ के एच इज चेंजेस, द वैल्यू ऑफ के एच इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी भी गैस का के एच की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। जब के एच की वैल्यू बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बोर्ड पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज डिसकम्फर्टेबल फॉर द एक्वेटिक एनिमल टू सर्वाइव इन द वार्म वाटर एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। जो पानी में रहने वाले जंतु हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ने पे उस पानी के अंदर जो गैस डिज़ोल्व है, उस गैस की केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाएगी, यानी जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन पानी में नहीं रहेगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन पानी में नहीं रहेगी, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव द एक्वेटिक एनिमल्स। आप भी अपने घरों में देखते होंगे, जब हम लोग पानी रखते हैं बॉयल होने के लिए तो थोड़ी देर के बाद उसमें से बबल्स निकलता है। बबल्स निकलने का मतलब हम बस इतना जानते हैं कि बबल्स इसमें से निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है। काइनेटिक एनर्जी की बातें तो बाद में किया जाती है, वो फिजिक्स वाले करते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं कि जब हमने हीट किया तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व थी, उनकी केएच की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो गैस स्टार्ट स्केपिंग फ्रॉम द डिज़ोल्व सॉल्यूशन इनटू द गैसियस फॉर्म, इनटू द एटमॉस्फेयर। जो केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पानी में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो डिज़ोल्व थी, नाउ इट इज़ स्कैप फ्रॉम इट, और वहाँ से निकल के भागना शुरू करती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये एक बात थी कि जो हेनरी लॉ पे, लेकिन हेनरी लॉ का एप्लीकेशन अभी हम लोग को देखना है। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अब हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हेनरी लॉ का एप्लीकेशन जो है,
फर्स्ट एप्लीकेशन, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द हेनरी लॉ, application of Henry law, we can say. Second, all the aquatic plant and animal are survive into the water. It is a direct evidence कि oxygen and carbon dioxide is dissolved and it is only dissolved because of Henry law. Second application हो गया. थर्ड applications है sea divers. जनरली लेके sea divers पानी जो गोताखोर होते हैं they carry the cylinder, gas cylinder which having the mixture of ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द बेंडिंग. बेंडिंग क्या होता है, अगर ऑक्सीजन को कोई जो सी डाइवर्स लेके जाता है तो ऑक्सीजन की KH की वैल्यू जो कम है, इसलिए उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. समुद्र के बहुत नीचे जाने पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन जितनी हमको चाहिए उससे ज़्यादा हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है. when we come at the surface, जब हम सरफेस पे आते हैं, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो निकलना शुरू करती है और इट इज समटाइम इट कॉज द ब्लीडिंग, समटाइम इट कॉज द सीवियर पेन एंड दैट सीवियर पेन इज कॉल्ड द बेंडिंग. To avoid the bending, generally sea divers used to carry the mixture of oxygen, helium and nitrogen. Why they use the helium and nitrogen? Because it's the value of these gases, the KH value of these gases is very high. इन दोनों गैसेस की KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्बिलिटी कम होगी और हाई प्रेशर पे कम हमारे बॉडी में डिज़ॉल्व होगी. जब कम डिज़ॉल्व होगी तो फिर अब बेंडिंग नहीं करेगी. बेंडिंग मीन्स इट इज़ द सिम्टम्स फॉर द सीवियर पेन व्हेन वी कम्स एट द सरफेस. इसी तरह है एप्लीकेशन एनोक्सिया के बारे में. हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग जाते हैं माउंटेनियरिंग करने के लिए, जो पहाड़ों पे पर्वतरोही होते हैं, जब बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कम लेवल अवेलेबल होगा तो उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है एंड पर्सन अनएबल टू थिंक बिकॉज ऑफ द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्रेन. उनका जब बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हुआ तो उनके ब्रेन में भी ऑक्सीजन कम मिलेगा, उनको ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो पर्सन अनएबल टू थिंक एंड दैट सिम्टम्स इज सेड टू बी एनोक्सिया. उसी सिम्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं. यानी कि दीज आर द 4 एप्लीकेशन. यही 4 एप्लीकेशन थे जिसको जो हम लोग जो देख रहे थे कि नहीं क्या क्या होना चाहिए, हेनरी लॉ का एप्लीकेशंस देख रहे थे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, और भी हमको आगे देखना है, आगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में है. उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा राउल्ट्स लॉ वगैरह के बारे में देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या है, या आगे इन चीज़ों को देखेंगे. क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हमने 2 लेक्चर लिया था, दोनों में आपको कंसंट्रेशंस के बारे में बताया था कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बताया था और इसको आपको करना है, एग्ज़ाम में आते भी हैं. ध्यान हमेशा दीजिएगा मोलारिटी और मोलालिटी के डिफरेंस के बारे में, दोनों में अंतर क्या है, और हमने आपको बताया था कि जो है दोनों में अंतर क्या है. जैसे मोलारिटी के बारे में बताया था कि मोलारिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर बट मोलालिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. ऐसा क्यों कह रहा था, तो वहाँ पे आप मोलालिटी में देखते थे कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट था. यानी सॉल्वेंट क्या है, किस रूप में है, मास के रूप में है. एंड टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट्स द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मीन्स दैट्स वाई द मोलालिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. जबकि मोलालिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्विंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है. टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन मोलालिटी चेंज होती है, मोलालिटी चेंज नहीं होती है. बाकी भी आपको फार्मूले कई तरह के बताए थे कंसंट्रेशन पे बेस्ड, ठीक है. उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन था M1, उसका कंसंट्रेशन था, वॉल्यूम V1 था, उसको डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम को बहुत बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. M1 V1 = M2 V2 फार्मूला लगेगा. इस सब पे सवाल भी कराया था और वो सब चीज़ें भी थी.
अब हम लोग को पढ़ना है राउल्स लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट है राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ में हम लोग दो पढ़ेंगे। बुक्स में आपकी एक ही देता है, दोनों दिया हुआ, लेकिन नाम अलग से नहीं देता है उसके लिए कि राउल्स लॉ फर्स्ट, राउल्स लॉ सेकेंड। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले से ही डिफाइन करके अलग से करके चलेंगे कि राउल्स लॉ फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं।